गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं होम साइंस ए टू जेड चैनल और मैं प्रेमलता आप लोगों को आज का टॉपिक कार्बोज पढ़ाऊंगी। और कार्बोज का वो जो इंट्रोडक्शन है उसको बताने में मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप सभी जानते हैं कार्बोज का कार्य क्या है, हमको मिलता कहाँ से, ये सारी बातें आप जानते हैं। सीधे हम परीक्षा की दृष्टि हमसे उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कार्बोज क्या है? कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है क्या होता है? 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन व्युत्पन्न के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन व्युत्पन्न के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। कार्बोज जो होता है वो भोजन के रूप में, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितना प्रतिशत होता है, यानी कि जो हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें कितना परसेंट हमको कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए, यानी कि कुल कैलोरी का हमको 55 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 40% ही ऊर्जा कार्बोज से लेते हैं और बाकी उनका जो रिच प्रोटीन सोर्स है उनसे ऊर्जा वो लेते हैं। और वहीं अगर देखा जाए जो निम्न वर्ग के हैं वो क्या करते हैं, वो 85 से 90% ये लोग ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि साधारण व्यक्ति जो है भोजन में कितने परसेंट तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, तो क्या है 55 से 65%। अब आइए हम कार्बोज का वर्गीकरण देखते हैं। कार्बोज का वर्गीकरण हम 2 आधारों पर करते हैं। पहला आधार क्या है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर। इसमें क्या है कि शर्कराएं हैं और कुछ अशर्कराएं। शर्करा से तात्पर्य मीठी चीज़ों से है, जैसे गन्ना आदि में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट। अशर्करा से तात्पर्य क्या है, जैसे मटर या अनाजों में मिलने वाले शर्करा को। इसी तरह हम देखते हैं ये जो प्रोटीन, साधारण शर्करा किसे कहते हैं, साधारण शर्करा यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज को साधारण शर्करा कहते हैं। दोहरी शर्करा किसे कहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को दोहरी शर्करा करते हैं। ये प्रश्न हम क्यूज में भी बनाए हैं, आशा करते हैं आप लोग को सब कुछ याद होगा। तीसरा है जटिल तथा बहुगुणीय शर्करा। जटिल तथा बहुगुणीय शर्करा जैसे कि स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये सारे क्या हैं, जटिल शर्करा हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कई किताबों में आप लोग देखेंगे कि मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड दिया होगा, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से भी पूछ देता है। एक आहार एवं पोषण विज्ञान की आशा कुमारी की बुक है, उसमें इस प्रकार से वर्गीकरण दिया गया है, आगे अभी और स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गलैक्टोज आ जाता है। इसके बाद आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड आता है। डाइसेकेराइड में 2 अणु होते हैं और ट्राइसेकेराइड में 3 अणु और टेट्रासेकेराइड में 4 अणु होते हैं। ऐसे प्रश्न, यहाँ से प्रश्न एनटीए नेट में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और डाइसेकेराइड के अंदर क्या क्या आता है, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। उसके बाद ट्राइसेकेराइड के अंतर्गत रैफिनोज आता है,
जेंसियोज आता है और टेट्रासेक्राइड के अंतर्गत स्टैक्यूज आता है। अब इसके बाद आता है तीसरा, यानी कि पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है और पैक्टीन है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आया, फ्रक्टोज आया और ग्लैक्टोज आया। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत 3 भाग किए गए, जिसमें डाइसेकेराइड में सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ और ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज हुआ, जेंसिनोज हुआ और टेट्रासेकेराइड में स्टैक्यूज हुआ। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और पैक्टीन। मोनोसेकेराइड के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। मोनोसेकेराइड क्या है? यह साधारण रूप में मीठा होता है। ये साधारण रूप में क्या होता है? मीठा होता है। जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, साधारण रूप में मीठा होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है और ये इसका क्रिस्टल यानी रवा भी बन जाता है। मोनोसेकेराइड को हेक्सोज भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड को हेक्सोज भी कहते हैं। ये हेक्सो रिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं। पहले में 6 सदस्य 1 ऑक्सीजन होते हैं और दूसरे में 5 सदस्य के साथ 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अब पिरेन किसे कहते हैं? इसमें पहले प्रकार का इससे जो यौगिक बनता है उसको पिरेन कहते हैं, दूसरे प्रकार के यौगिक को फुरान कहते हैं तथा संगत संरचना को पिनेरोज कहते हैं। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी से अधिक ये एनटीए नेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग होम साइंस से नेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड के भौतिक गुण क्या है? ये रंगहीन होता है, क्रिस्टली होता है, उदासीन होता है और मीठा यानी स्वाद युक्त होता है। मोनोसेकेराइड की रासायनिक गुण क्या है? एसिटिलीकरण होता है। एसिडिटीकरण क्या होता है? जो मोनोसेकेराइड एसिडिक एल्डिहाइड तथा शुष्क जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिटिल व्युत्पन्न उत्पन्न होता है। ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल जैसा मंद ऑक्सीकरण एल्डोसेस का ऑक्सीकरण करके ग्लाइकोनिक अम्ल बनाता है और अपचायी क्रिया भी करता है। फेलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को गर्म अवस्था में पदार्थ करके ईंट का अवक्षेपण तथा रजत दर्पण देते हैं। चौथा क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाली शर्कराएं, जैसे इससे क्या होता है? ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन होकर एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज का उपयोग। जो विभिन्न भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि शहद है, शहद में ग्लूकोज कितना होता है? 30 से 40%। सब्जी में 2 से 6%। रक्त में 80 से 100 mg प्रति 100 ml होता है। mg प्रति 100 ml होता है। और ग्लूकोज का उपयोग क्या होता है? औषधि में करते हैं, मिठाई, जेली, शरबत आदि बनाने में करते हैं। दर्पण में रजत की तरह काम करता है तथा विटामिन सी के संश्लेषण में भी काम करता है। इसे क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अंगूर शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा। फ्रक्टोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? लेबुलोज भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रक्टोज को लेबुलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज शहद में कितना परसेंट पाया जाता है? 30 से 40% फ्रक्टोज पाया जाता है। गुड़ में 8% पाया जाता है। फलों में 2 से 5% पाया जाता है तथा इसे क्या कहते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है।
फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह होता है। तीसरा है मोनोसेक्राइड का ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के पाचन से निर्माण सेरेब्रोमाइड का महत्वपूर्ण भाग है, पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य मोनोसेक्राइड भी है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं बनते लेकिन ग्लूकोज के चयापचय के दौरान बनते हैं, जैसे कि ट्रायोसेज, बायोसेज, टेट्रासेज, पेंटोसेज, हेक्सोज। तो इतना हम लोग क्या पढ़े हैं, मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़े हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूसरा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, इसमें मोनोसेक्राइड के अणु निश्चित संख्या में रहते हैं, निश्चित संख्या में रहते हैं। जैसे पहला क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जल अपघटन में 2 अणु बनते हैं। डाइसेक्राइड में क्या होता है, जब जल का अपघटन होता है तो क्या होता है, 2 अणु बनते हैं। सुक्रोज, पाचन के बाद 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु गलैक्टोज में तथा परिवर्तित होता है। इसे सुक्रोज को क्या कहते हैं, चुकंदर शर्करा भी कहते हैं। और गन्ने में सुक्रोज की मात्रा 10 से 12% है और चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा 12 से 18% होता है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज अंकुरित अनाजों में टूटने पर 1 अणु ग्लूकोज एवं 1 अणु स्टार्च देता है। जल में घुलनशील, कम मिठास युक्त होता है। ये अम्ल एंजाइम तथा उष्णता से सरलता से शर्करा में बदल जाता है। सुक्रोज को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैरेमल बन जाता है, यानी कि क्रेमलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज की विशेषता क्या है, ये 100 डिग्री ताप पर स्थिर रहता है और 140 डिग्री ताप पर निर्बल हो जाता है और 205 डिग्री पर पिघलकर दुग्ध शर्करा में बदल जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फल शर्करा कहते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। दूसरा है ट्राइसेक्राइड। ये जल अपघटन में मोनोसेक्राइड के 3 अणु देते हैं। जैसे क्या देते हैं, रेफिनोज। जैसे क्या देते हैं, रेफिनोज। रेफिनोज क्या है, ये चुकंदर तथा बिनौले की खली में तथा सीरा में पाई जाती है। रेफिनोज पूर्ण जल अपघटन पर फ्रक्टोज ग्लैक्टोज का 1 अणु देता है। दूसरा क्या है, जेंसिनोज। यह जेंटियल की जड़ों में मिलता है, जिसके पूर्ण जल अपघटन पर फ्रक्टोज का 1 अणु ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। तीसरा क्या है, टेट्रासेक्राइड। ये जल अपघटन करके मोनोसेक्राइड के 4 अणु देते हैं। जल अपघटन करके मोनोसेक्राइड के 4 अणु देते हैं, जैसे स्टेकियोज का, स्टेकिज का, स्कोरोडोज का, प्याज व लहसुन। स्कोरोडोज कहाँ पाया जाता है, प्याज और लहसुन में पाया जाता है। तीसरा वर्गीकरण यानी कि 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरा क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड तीसरा क्या है, इसे क्या कहते हैं, जटिल कार्बोज का समूह भी कहते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टार्च। स्टार्च को एमिलम भी कहते हैं, स्टार्च को एमिलम भी कहते हैं। और अनाज में 65 से 85% स्टार्च पाया जाता है। दाल में 40% पाया जाता है। कंद में यानी कंद वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे आलू हुआ, शकरकंदी हुआ, इसमें 19 से लेके 35% तक पाई जाती हैं। फल व सब्जियों में 2 से 10% पाई जाती हैं। स्टार्च में 2 घटक का मिश्रण होता है। पहला क्या है, इमाइलेज और दूसरा है इमाइलोपेक्टिन। इमाइलेज और इमाइलोपेक्टिन। इमाइलेज के 1 अणु में 500 से 5000 अणु पाए जाते हैं तथा इमाइलोपेक्टिन के 1 अणु में ग्लूकोज के 50,000 से लेके 500 या 50,000 तक अणु पाए जाते हैं। पौधों में स्टार्च ग्रेनुल्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। गेहूं का स्टार्च अंडाकार होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, गेहूं का जो स्टार्च होता है क्या होता है, अंडाकार होता है और मक्के का स्टार्च गोल होता है। आलू व अनाजों के स्टार्च में
एमाइलेज 20 से 30% पाया जाता है और इमाइलोपेक्टिन 70 से 80% पाया जाता है। ये दोनों अल्फा ग्लूकोज के संयोग से बनते हैं। अनाजों से प्राप्त स्टार्च गर्म पानी यानी गाढ़ा चिपचिपा जेली बन जाता है। यानी हम अनाजों को जिससे जो प्राप्त स्टार्च है उसको पानी में गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, जेली के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। फल व सब्जियों को गर्म पानी में रखने पर गाढ़ा हो जाता है। कच्चे स्टार्च का पाचन संभव नहीं होता है, यानी कि कच्चे रूप में हम अगर स्टार्च खा रहे हैं तो उसका पाचन संभव ही नहीं है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को कच्चे सिंघाड़े खाने के लिए कहे जाते हैं। स्टार्च का पाचन जैसे डेक्स्ट्रीन हुआ, माल्टोज हुआ और ग्लूकोज। स्टार्च का जब पाचन होता है तो क्या होता है, डेक्स्ट्रीन में बदलता है, माल्टोज में बदलता है और ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च में 10 से 12% तक जल होता है और डेक्स्ट्रीन तथा स्टार्च लेई का निर्माण करते हैं। डेक्स्ट्रीन तथा स्टार्च लेई का निर्माण करते हैं। वस्त्र उद्योग और एल्कोहल का उद्योग में स्टार्च का उपयोग अधिक होता है। कैलिको छपाई, जो सूती वस्त्र की छपाई, सूती वस्त्र का से बनता है कपड़ा, कैलिको छपाई में रंगों को गाढ़ा करने के लिए भी स्टार्च का यूज होता है। दूसरा क्या है, डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन का निर्माण अम्ल या अमाइलेज द्वारा किए गए आंशिक जल अपघटन से होता है। डेक्स्ट्रीन मक्का, शहद में पाई जाती है। डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा ये क्या है, ठंडे पानी में अघुलनशील है। ठंडे पानी में अघुलनशील है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को रफेज भी कहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज क्या है, प्रकृति में मिलने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। और सन, पटसन एवं कपास, इन सब में 97 से 99% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। भूसे में भी क्या होता है, 30 से 43% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। ये क्या है, अघुलनशील है। भूसे को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, अघुलनशील है। एक अणु सेल्यूलोज बराबर 1600 से 2700 बीडी ग्लूकोज। 1 से 4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज होता है। इसका कार्य क्या है, सेल्यूलोज का कार्य क्या है, सेल्यूलोज का कार्य क्या है, कागज, सूती, कपड़ा उद्योग। कहाँ कहाँ होता है, कागज में होता है, सूती कपड़ा उद्योग में होता है, मेज, कुर्सी, चारपाई बनाने में होता है तथा आंतों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यक है। अगर हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आंतों की गतिशीलता को बढ़ाए रखते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मांसपेशियों, लीवर में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राणिज स्टार्च कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राणिज स्टार्च कहते हैं। ग्लूकोज की 5000 से 10,000 अणुओं के संयोग से बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो 3 से 7% लीवर में होता है और 0.5 से 1% तक स्नायु पेशियों में रहता है। ठंडे जल में विलेय होते हैं, दूधिया कोलाइडी विलयन देते हैं। नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन पके हुए फलों में पाए जाने वाला एक कार्बोज पदार्थ है। पेक्टिन पके हुए फलों में पाए जाने वाला एक कार्बोज पदार्थ है। पेक्टिन कई गैलेक्टोयूरिनिक के अणु से मिलकर बनता है। पेक्टिन शक्कर तथा अम्ल, विशेष रूप से सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जेली बनाता है। इसके अतिरिक्त पॉलीसेकेराइड निम्न है, इतने हम लोग पढ़े हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त भी कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे फ्रक्टोन्स, ग्लाइक्टोन्स, पेप्टोन्स, हेमिसेल्यूलोज आदि। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दे रहे हैं। कार्बोज का पार्ट 2 कल आप लोगों को मिलेगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे। आपको PDF चाहिए तो इसी कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करें। आपने वीडियो देखा इसलिए आपको थैंक यू सो मच।